आपका केस है CR1 IR1 स्पाउसल कैटेगरी का या किसी और कैटेगरी जिसमें F4 आती है, जिस तरह हमारा था, और आपको ख्याल आता है कि US एम्बेसी इस्लामाबाद में बहुत रश है, बहुत टाइम लग रहा है इंटरव्यू लेटर आने में, इंटरव्यू होने में, क्या मैं किसी और लोकेशन US एम्बेसी की किसी और लोकेशन में केस ट्रांसफ़र कर सकूँ जिसमें मिडल ईस्ट आए थे, अबू धाबी, दुबई, ओमान या यूरोप में कहीं मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाके उसको फॉलो करें, DM में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर को सवाल पूछेंगे। प्राइवेट नेचर नहीं होते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछा करें। से ये होता कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को एड्रेस करूँगा, कोई और करेगा तो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगी बात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित, USA में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि क्या कोई बंदा अपना केस ट्रांसफ़र कर सकता है US एम्बेसी इस्लामाबाद से किसी और कंट्री की एम्बेसी में। तो इन शॉर्ट यस, आप कर सकते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इन पर्सन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन 2 फैमिलीज़ को मैं जानता था कि जिनने ये किया था वो सक्सेसफुल थे। तो शायद ये जो इंफॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल हो दे कि आप डिसाइड कर रहे हो, आप इस पर वर्क कर रहे हो, तो आपको एक इंसाइट मिल जाए कि पॉसिबल है नहीं है। समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड चाहिए हमें कि जो एम्बेसी में केस आपका इंटरव्यू के अलॉट होता है ना, या केस आता है, वो US एम्बेसी डिसाइड नहीं करती, वो करती है NVC, करती है नेशनल वीज़ा सेंटर। 3 पार्ट सीरीज़ है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीनों को डिस्कस किया है। पहले USCIS आती है, उसके बाद आपकी NVC आती है, फिर US एम्बेसी आती है। हमारे केस में US एम्बेसी इस्लामाबाद। तो NVC ने अलॉट करने थे कौन सा केस कहाँ जाएगा। NVC 2 चीज़ों को देखती है केस अलॉट करने से पहले। नंबर 1 कि जो बेनिफिशरी है उसका ओरिजिन वाली जो है ना कंट्री कौन सी है, उसकी कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो पाकिस्तान में बॉर्न एंड रेज्ड है, उसका नंबर 1 क्राइटेरिया पूरा होता है। वो कहता है ठीक है यार, ये पाकिस्तान में बॉर्न है, इसको US एम्बेसी इस्लामाबाद अलॉट कर दो। दूसरा क्राइटेरिया जो देखते हैं वो देखते हैं कि उसकी रेजिडेंस किधर है, उसकी रेजिडेंसी किधर है। एक बंदा जो लाहौर में रह रहा है, सारी बात है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कहेंगे US एम्बेसी इस्लामाबाद। लेकिन क्या वो बंदा दुबई में हो, ओमान में हो, कहीं और भी हो, तो रेजिडेंस उसकी चेंज हो गई है, तो फिर NVC कहती है कि ठीक है यार, अब है तो ये सिटीज़न पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि ये मिडल ईस्ट की कंट्री में रह रहा है, तो इसका हम केस उस लोकल जो पास वाली एम्बेसी है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। 2019 में हमारा केस था। अगर आपने वो वीडियो देखी जिसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यहाँ कार्ड आ रहा है, उसको जाकर देखें, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी बात। तो मैं 2 फैमिलीज़ के इंटरेक्ट किया था, 2 फैमिलीज़ से कह लें मुलाकात हुई थी, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो उसमें नंबर 1 जो फैमिली थी, उनके वाइफ, दोनों केस जो स्पाउसल के हैं, वाइफ उनकी पाकिस्तान में थी, सिटी लाहौर की थी, और जो हस्बैंड थे वो अमेरिका में होते थे। स्पाउसल केस, अभी केस NVC स्टेज पर था, तो वही अब लोगों को रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, लोगों के ग्रुप्स होते हैं, लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें इंटरव्यू लेटर टाइम पर नहीं मिल रहा। अगर इंटरव्यू लेटर मिल रहा है तो सबको AP मिल रही है, AP मिल रही है, और वो महीनों की या सालों की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का नहीं पता, 221G का नहीं पता, तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, उसको जाकर देखें, आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वो काफ़ी वरीड था, तो वो देख रहा कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उनको पता लगा कि दूसरी जो एम्बेसीज़ होती हैं वो थोड़ी सी कम स्ट्रिक्ट होती हैं, और वहाँ पर इंटरव्यू जल्दी मिल रही होती हैं। उसकी वजह ये है कि शायद पाकिस्तान से ज़्यादा इमिग्रेशन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जिस तरह मिडल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ उस तरह नहीं अप्लाई करे US इमिग्रेशन के लिए। तो क्यू जो है, जो लाइनअप है या जो बैकलॉग है, उनकी एम्बेसीज़ का ज़्यादा नहीं है। तो उन्हें सोचा कि ठीक है, हम ना अपना केस ट्रांसफ़र करते हैं टू मिडल ईस्ट। तो उन्हें अपनी वाइफ को मूव करवाया टू दुबई। उनका क्या लें, उनकी रेजिडेंसी सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी की, तो उनको रेजिडेंट कार्ड मिल गया, और वहाँ पर उन्हें अपनी फील्ड की जॉब करना शुरू कर दी। अब रेजिडेंट होना भी जो है उसका भी क्राइटेरिया है कि आपको रेजिडेंसी मिले। तो जो भी थी उनने वो अपनी क्या लें दुबई की उन्हें रिक्वायरमेंट पूरी की, और UAE के रेजिडेंट हो गए, और दुबई में वो रह रही थी। फिर इस तरह उन लोगों ने रिक्वेस्ट डाली टू NVC कि यार देखें, अब हमारा जो बेनिफिशरी है वो दुबई में है, आप केस ट्रांसफ़र करें। तो US एम्बेसी इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र होके
दुबई में ट्रांसफ़र हो गया केस। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 थी, जिसमें जो उनके हस्बैंड थे वो थे आईटी के थे, रिमोट वर्कर थे। तो उनकी जॉब के लिए रिमोट वर्कर का मतलब होता है कि आप घर से काम कर सकते हैं। तो वो शिफ्ट हो गए ओमान, अपनी उनने वाइफ को भी ओमान बुला लिया और वहाँ पर उनकी रेजिडेंसी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। लेकिन इसमें एक ट्रिकी बात ये होती है कि आप यूएस इमिग्रेशन जो होता है ना प्रोसेस के लिए, जो आपका पिटिशनर होता है उसने अपना डोमिसाइल अपना ना इस्टेब्लिश करना होता है यूएसए में। तो वो यूएसए में रह रहा है क्योंकि वो रिमोट वर्कर थे, क्योंकि उनकी जॉब यूएसए की थी, उनका बैंक अकाउंट यूएसए का था, उनका जो घर था, जो मॉर्गेज जो लीज थी वो यूएसए में थी। तो वो विद टाइम बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करते थे, लेकिन एज अ फ्री लांसर वो काम करते थे ओमान में। वहाँ पर अपने वो सारा जो भी पेपर वर्क था, अपनी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहे थे एज अ रेजिडेंट। लेकिन उन्हें अपनी डोमिसाइल जो थी उसको अबैंडन नहीं कर लिया, कि ये नहीं किया कि सब कुछ बंद किया, सब कुछ बेचा, इधर आ गया। उनके लिए मुश्किल था, लाइक ही वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ। तो वो ही कर रहे थे। उनकी वाइफ ओमान में थी, उन्हें एनवीसी को रिक्वेस्ट डाली कि भाई देखें हमारा बेनिफिशियरी जो है वो ओमान में आ चुका है, तो आप काइंडली जो केस ट्रांसफ़र कर दें ओमान की एम्बेसी में। वो केस ट्रांसफ़र हो गया। अब आपने केस ट्रांसफ़र किस तरह करना है, इसके लिए आपने एनवीसी को ईमेल करनी होती है, जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती है, जिसमें आपका केस आईडी, आपको जब वेलकम लेटर आता है इधर का आ रहा होगा एक, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, उसमें केस आईडी होती है, इनवॉइस आईडी, वो दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। अगर आपने DS-260 सबमिट कर दी है तो एंड में कंफर्मेशन पेज आता है, उसमें कंफर्मेशन कोड होता है, वो आपने मेंशन करना होता है। अगर आपको DS-260 का कंफर्मेशन पेज नहीं मिल रहा, अपने CEC पोर्टल में जाएं, टॉप पर आता है एप्लीकेशन का कह लें टैब होता है, उसको क्लिक करें, सारे फॉर्म को दोबारा स्किप नेक्स्ट 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 करी जाएंगे, एंड में जाके आपका कंफर्मेशन पेज वहाँ आ रहा होता है। तो आप हर वक्त कभी भी आप रिट्रीव कर सकते हैं, और आपको एम्बेसी जब आपने जाना होता है ना इंटरव्यू के लिए, तो आप वो साथ लेके जाया करें, क्योंकि वो ज़रूरत आ जाता है, ज़रूरत में आता है। तो वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो पिटिशनर है, प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो बेनिफिशरी है, जिसको बुला रहे हैं, जिस तरह इनका केस था, स्पाउसल था, उनकी वाइफ, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो करंट एड्रेस है, ये 3 चीज़ें मेंशन होंगी। फिर उसका पिटिशनर रहता है, तो पिटिशनर ने ये करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जो है ना रिलेशनशिप बताना है। फिर रिलेशनशिप बताने के बाद नीचे आप लास्ट लाइन होती है, उसमें आप हमेशा मेंशन करते हो कि यार ये मेरा जो है ना मैसेज है या मेरी रिक्वेस्ट है टू द एनवीसी कि मैंने एम्बेसी शिफ्ट करनी है या ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम यूएस एम्बेसी टू जहाँ भी आप रह रहे हैं। साथ में आपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी देना होता है। मेरे लिए इसमें जिस तरह उनका जो था केस था, उनके पास रेजिडेंसी कार्ड थे, लेकिन उन्हें यूटिलिटी बिल, अपनी लीज, गाड़ी, बैंक अकाउंट सब कुछ अटैच किया हुआ था, तो उनके ईज़िली जो है ना अप्रूव्ड हो जाते हैं। तो जब आप ये चीज़ भेजते हैं, आप ईमेल भेजते हो, तो ऑलमोस्ट कह लें 90 डेज़ वो कहते हैं कि हम उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके या तो कहेंगे ठीक है भाई हमें ये और इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम इस पर और वर्क करेंगे, या वो कह देंगे भाई आप एलिजिबल नहीं हो फॉर अ ट्रांसफ़र। दोनों केस हो सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कितने लोग ये ट्राई करते हैं हर साल, हर महीने, कितने अप्रूव्ड होते हैं, कितने नहीं होते। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो कि अगर आप पहले ही सोच रहे थे तो ये लोग करते हैं। और मैं इन पर्सन 2 फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कामयाब हो गए थे, लेकिन विद टाइम फिर उसके बाद तो मैंने कभी सुना नहीं कि इस तरह लोग कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन एक कमेंट था, वहाँ से मुझे स्टोरी याद आई थी कि मैं आपसे मेंशन करूँगा। इसी तरह कोई आपके और सवाल होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। उससे ये होता है कि कोई पास्ट इंटरेक्शन या कोई एक्सपीरियंस या कोई स्टोरी मैंने सुनी होगी, वहाँ से मैं आपको फिर उस तरह वीडियो की सूरत में शेयर कर सकता हूँ कि यार इस तरह होता है या नहीं होता। इसके अलावा जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो या आप इस तरह चीज़ करने जा रहे हैं जिसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो ऑलवेज सीक प्रोफेशनल एडवाइस। अपने पिटिशनर को कहें, कोई भी लॉ फर्म, इमिग्रेशन लॉ फर्म हो जो इस तरह के केस टाइप में कह लें स्पेशलाइज करती हैं, उनसे रीच आउट करें, अपना केस बताएं। वो भी एक रन डाउन आपको कर देंगी कि यार आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके अलावा आपकी सोर्स जो होती हैं इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेबसाइट्स, जिसमें आपकी USCIS की हो गई, स्टेट डिपार्टमेंट की हो गई और US एम्बेसीज़ हो गई, और ये आपकी मेन होनी चाहिए। इसके अलावा आप मेरी भी बात भी सुना माने, ये सिर्फ कह लें एक नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो होती हैं।
विद टाइम पॉलिसीज़ बहुत जल्दी चेंज होती हैं। आज मैं वीडियो बनाऊँ 2 हफ्ते बाद नई पॉलिसी आए, वो कहे हमने केस ट्रांसफ़र अलाउ ही नहीं करने। तो ये चीज़ आपने हमेशा सोचनी है, हमेशा करते रहना है कि आप कोई भी बात सुने, हर किसी की केस एक्सपीरियंस जर्नी डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि उस बंदे को तो एपी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर 20 दिन लगे, हो सकता है उसको 20 दिन लगे, हमें 2.5 साल लगे। हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, हमें डीएनए टेस्ट मिल गया। तो अगर आपने डीएनए टेस्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो यहाँ कार्ड आ रहे होंगे, उसको जाकर देखें। उस वक्त बहुत मुश्किल था उस प्रोसेस से गुजरना, क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो हर केस डिफरेंट होता है, छोटी छोटी बात से केस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। कोई भी एक इमिग्रेशन केस दूसरे जैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है कि उनका शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस, उनकी जो जर्नी की थी या जो ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, वो आपको हेल्प देते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने केस को स्टैंड अलोन केस की तरह डील किया करें। ये ना कह रहे कि मेरी कज़न की भी शादी यूएसए में हुई थी, वो 6 महीने में चल गई तो मैं भी 6 महीने में चल जाऊँगा, इस तरह नहीं होता। शायद उनके प्रोसेस में उनका ऑफिसर क्या सोच रहा था, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या थे, फलाना के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो एक केस को दूसरे केस से फ़र्क करते हैं। तो ये एक छोटा सा पहले मैं मैसेज दूंगा कि अपने केस को दूसरे से कंपेयर ना किया करें और अपने केस को खुद हैंडल करें, खुद आपने रिसर्च करनी है, खुद उस पर वर्क करें, क्योंकि बेनिफिट जो होता है वो आपको होना है। जब आपको इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा, आपको वीज़ा मिलेगा, आप यूएसए आएंगे और कुछ पुठा काम होगा तो आपका एक पुठा काम होगा। तो इस बात पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। और अगर कोई सवाल होते हैं रिलेटिंग टू द वीडियो या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस को हम कवर करेंगे। इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, इसको जाकर पहले फॉलो करें। डीएम में आके भी आप मैसेज मीन कर सकते हैं। ज़िंदगी तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, बाय बाय।